बदल जाओ वक्त के साथ ये वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ ये वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। क्योंकि समस्याएं सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, समस्याएं सबके पास है। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हर बार समस्याएं आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको कुछ बताने के लिए आती है। इसलिए समस्याएं आए तो उनका मुकाबला कीजिए, डट कर मुकाबला कीजिए। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। कल तक हम लोगों ने जान रखा था कि मादा प्रजनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में जान रखा था। आज हम लोग जानेंगे इसके प्रमुख कार्यों के बारे में, मतलब कौन कौन से कार्य हैं इस सबकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज क्लास। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये फिगर दिया हुआ था, मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था। अब इसके बारे में, इसकी पूरे कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अंडाशय को। अंडाशय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए मैंने हेडिंग में डाल रखा है, स्त्री प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग, मतलब ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन से अंग है और सभी के कार्यों की चर्चा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले क्या है, अंडाशय। अंडाशय देखिए, अंडाशय को जो है मादा प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग बोला जाता है। सबसे मुख्य अंग कौन सा है, तो ये आपका अंडाशय होता है। अंडाशय होता है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो अंडाशय यहाँ देखिए, अंडाशय दिख रहा है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, मतलब कि लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, 2 होती है अंडाशय की संख्या, जिसको अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इसी अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब कि क्या, ओवम का निर्माण होता है। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। आगे ये जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है दोनों, और कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। आगे चलते हैं, ये अंडाकार शेप का होता है, ये गोलाकार शेप का होता है। दोनों तरफ क्या होता है, एक गोलाकार शेप का होता है। और ये क्या होता है, ये जो मेसोवेरियम झिल्ली जो दिख रहा है ना, ये क्या करता है, अंडाशय को गर्भाशय जोड़ने का काम कौन सा झिल्ली करता है, यही मेसोवेरियम झिल्ली करता है। तो ये समझ में आ गया आपको अंडाशय के बारे में। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सा झिल्ली है जो जोड़ने का काम करता है, तो मेसोवेरियम झिल्ली जो है अंडाशय को गर्भाशय जोड़ने का काम करता है। ये समझ में आ गया आपको अंडाशय के बारे में। अब चलते हैं हम लोग अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी देखिए कहाँ पर है, अंडवाहिनी देखिए। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसको हिंदी में एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, डिम्बवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिम्बवाहिनी बोलते हैं। इसकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। देखिएगा, ये आपका राइट साइड में दिया हुआ अंडवाहिनी, ये आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ अंडवाहिनी। ठीक है, कितनी होती है, संख्या में 2 होती है। ये अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, ये भी अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। जो भी अंडाशय दिख रहा है आपका, इससे जुड़ा हुआ होता है कौन, अंडवाहिनी। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये जुड़ा हुआ होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंडवाहिनी जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है महिलाओं में, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 भाग होते हैं। देखिएगा, इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं, इसके मध्य जो भाग है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पुला बोलते हैं। मध्य भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। जब यहाँ पर अंडाणु निर्माण हो जाता है अंडाशय में, तो अंडाणु बन करके कहाँ पर आता है, ठहरता कहाँ पर है, तो इस एम्पुला वाले भाग में ठहरता है। मतलब इस बीच वाला भाग में जो है, इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। यहीं पर आकर के अंडाणु ठहरता है। ठीक है, अंडाणु यहीं पर आकर ठहरता है। अब स्थिमस क्या होता है, स्थिमस जो है, मेसोवेरियम जो झिल्ली दिख रहा है ना, मेसोवेरियम झिल्ली जो पकड़ा हुआ यहाँ पर है, इसी वाले भाग को बोलते हैं। मतलब कि ध्यान समझिएगा, अंडवाहिनी का मतलब कि अंडवाहिनी का वो भाग जिससे मेसोवेरियम जुड़ा हुआ है, मेसोवेरियम झिल्ली जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्थिमस। स्थिमस बोलते हैं, मतलब किनारे वाले भाग को स्थिमस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अंडवाहिनी समझ में आ गया। अब चलते हैं गर्भाशय के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भाशय। गर्भाशय को क्या बोलते हैं, गर्भाशय होता कहाँ है, तो ये देखिए गर्भाशय है। गर्भाशय यहीं पर होता है, बीच में होता है गर्भाशय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। इसके देहाती भाषा में इसको क्या, बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इस गर्भाशय में 3 लेयर होता है। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। देखिए पहला लेयर जो होता है इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। दूसरा लेयर कौन सा होता है, मायोमेट्रियम होता है। तीसरा लेयर कौन सा होता है, तो एंडोमेट्रियम होता है। आप ध्यान समझिएगा, इसके परत का क्या क्या काम है, इसके लेयर का क्या क्या काम है, ध्यान दीजिएगा। पेरीमेट्रियम जो होता है ये बाहरी परत होता है। ये सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, पेरीमेट्रियम होता है। ये एक क्या होता है, पतला झिल्ली के आकार का जैसा होता है। इसका कोई
कोई खास काम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम चलते हैं। मायोमेट्रियम जो होता है ये मध्य भाग, गर्भाशय का मध्य भाग को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। यह क्या होता है, यह चिकनी पेशियों से निर्मित होता है। चिकनी पेशियों से निर्मित कौन होता है, मायोमेट्रियम होता है। और यह क्या करता है, ये जो आपका गर्भाशय है इसको संकुचन में प्रेरित करता है। इसके संकुचन को प्रेरित करने का काम कौन करता है, तो ये मायोमेट्रियम करता है। समझ में आगे चलते हैं। ये आपका कौन सा, एंडोमेट्रियम। देखिए एंडोमेट्रियम जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। ये क्या करता है, जब लड़कियों का मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो यह लेयर जो है, एपिथेलियम लेयर जो है नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, जब गर्भावस्था के दौरान जब क्या होता है, यही गर्भावस्था के दौरान क्या हो जाता है, ये एपिथेलियम लेयर ही प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा करता क्या है, जो भी गर्भ में यहाँ पर भ्रूण आया है, जो भी यहाँ शिशु आया है, इसको पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम कौन करता है, ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। प्लेसेंटा का भी 2-3 गो नाम है, ध्यान समझिएगा। इसी को फंडस बोलते हैं, इसी को गर्भनाल बोलते हैं, इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण जो है किसके कारण से होता है, तो एंडोमेट्रियल जो लेयर है जिसको एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, यही जो है गर्भावस्था के दौरान किसमें चेंज हो जाता है, तो प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है। समझ में आ गई। ये आगे चलते हैं हम लोग। ये 3 देखिए पार्ट लिखा हुआ है। गर्भावस्था का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक पार्ट तो ये गोलाकार भाग हो गया, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को फंडस बोलते हैं। इस पार्ट को फंडस बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे या फिर गर्भनाल बोलेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग को उसको बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, इसी ग्रीवा में कोशिकाओं के अनियमित विकास के कारण सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में देखने को मिलता है। ये ऊपर वाले, इस वाले महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखिएगा ध्यान से। अभी किसके कारण से होता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसके कारण से ये सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो फंडस हो गया, कॉर्पस हो गया और ग्रीवा हो गया। ये आपका गर्भाशय कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम योनि के बारे में जानते हैं। देखिए योनि क्या होता है, देखिए ये योनि है आपका, इसको वेजाइना बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसके पार्ट कितने होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट वाला जो बाहरी परत जो दिखता है, बाहर में जो दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील अंग है। जिस तरह से पुरुषों का जो सीसन होता है संवेदनशील अंग होता है, उसी तरह से क्या होता है, क्लिटोरिस जो है महिलाओं में, मादा में जो है सबसे संवेदनशील अंग माना जाता है। कौन सा, क्लिटोरिस। ये बाहरी परत होता है, ये बाहर वाला जो दिखता है ना, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, यह जो है आपका क्लिटोरिस से जस्ट पीछे होता है। क्लिटोरिस से जस्ट पीछे कौन सा होता है, लेबिया मेजोरा होता है। यह क्या करता है, ध्यान समझिएगा, योनि का जो बाहरी वाला भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक लेयर का निर्माण भी करता है। लेबिया मेजोरा जो है एक लेयर का निर्माण करता है। इसकी जो संरचना होती है होठों के समान होती है। इसकी संरचना होठों के समान होती है, जिसके कारण एक झिल्ली का परत बना लेती है ये। और इसकी बाहरी संरचना को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। कौन, लेबिया मेजोरा मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, लेबिया मिनोरा समझते हैं। लेबिया मिनोरा भी, यह भी होठों के समान इसकी संरचना होती है। यह भी, इसका भी जो संरचना होता है होठों के समान होता है। अब यह जो है इस लेबिया मेजोरा का जस्ट पीछे होता है। लेबिया मेजोरा जस्ट पीछे कौन सा होता है, लेबिया मिनोरा होता है। यह क्या होता है, इससे जस्ट छोटा होता है ना। लेबिया मेजोरा जस्ट छोटा कौन सा होता है, लेबिया मिनोरा होता है। यह भी क्या करता है, योनि द्वार जो दिख रहा है ना, इसको ढक करके सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो ये लेबिया मिनोरा करता है। समझ में आ गया, दोनों आपका कार्य समझ में आ गया। अब समझते हैं हाइमन। हाइमन बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। हाइमन जो है, ध्यान समझिए, ये अत्यंत कोमल होता है। ये कहाँ पर होता है, तो लेबिया मिनोरा के जस्ट पीछे होता है हाइमन। हाइमन जो है अत्यंत कोमल होता है। यह एक झिल्ली का जैसा होता है, मतलब पतला झिल्ली होता है। यह जो है एक पतला झिल्ली होता है, अत्यंत कोमल होता है। यह जो है जब लड़कियां जो है पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो यह जो है वह नष्ट हो जाता है। या फिर शारीरिक कोई काम भी हो गया, जैसे साइकिल चलाना हो गया या फिर खेलकूद करना हो गया, तो यह नष्ट हो जाता है। मतलब महिलाओं में, लड़कियों में जो ब्लीडिंग आता है, इसी हाइमन के नष्ट के कारण होता है। ठीक है, इसी हाइमन के नष्ट के कारण होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है, देखिएगा सहायक ग्रंथियां मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होता है, ये मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान 2 होता है, जो कि कहाँ होता है, योनि के पीछे, मतलब दोनों किनारे पर होता है। दोनों किनारे पर इस तरह से होता है। मटर के दाने के अनुसार पर यहाँ पर मटर के दाने के समान यहाँ पर होता है। ठीक है, जिस तरह से पुरुषों का बल्ब यूरेथ्रल जो काम कर रहा था, उसी तरह से महिलाओं का जो ये बार्थोलिन ग्रंथि जो है काम करता है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है एक तेलीय पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या करता है, योनि को चिकनाहट प्रदान करने में मदद करता है। योनि को चिकनाहट प्रदान करने का कौन काम करता है, तो ये बार्थोलिन ग्रंथि
ग्रंथियाँ काम करती है। समझ में आ गया ये भी आपको। आगे चलते हैं स्तन ग्रंथियाँ। देखिए स्तन ग्रंथियाँ जो है ये पुरुषों में भी स्तन ग्रंथियाँ होती है, महिलाओं में पुरुष स्तन ग्रंथियाँ होती है। लेकिन महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है ना, टीनेजर के समय, यौनारंभ के समय जो स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, इसके कारण से स्तन ग्रंथियाँ इनमें विकसित हो जाती है। अब यही स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाता है, दूध का उत्पन्न होता है। यह दूध जो है नवजात शिशु को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। कल हमने बताया था सिर्फ इसके नामांकन चित्र के बारे में बता दिया था, ठीक है। आज इसकी चर्चा मैंने कर दिया। अंडाशय का कार्य क्या होता है, अंडवाहिनी का क्या होता है, गर्भाशय के कितने कितने लेयर होते हैं, योनि क्या होता है, और कौन सी ग्रंथियाँ होती है जो सहायक होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग जानेंगे मासिक धर्म के बारे में, जो महिलाओं में मासिक धर्म जो आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।